अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने का उत्सव। प्रस्तुत है इस अवसर पर एक अनूठा कार्यक्रम विभिन्न भारतीय भाषाओं में महिला लेखन के क्षेत्र में युवा हस्ताक्षर। आज हम मिलेंगे भारत की ऐसी 8 युवा लेखिकाओं से जो अपने प्रांत के भाषा, साहित्य एवं कला में अपने प्रदान से अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। ये उभरती युवा नारी प्रतिभाएं अपने राज्य, प्रांत और अपनी भाषा में अपने कार्य, सेवाएं तथा अनुभव की बात करेंगी। हमारे राष्ट्रगान में गाई जाने वाली पंक्ति पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा की श्रृंखला में ही आज संयोग से इस मंच पर एक साथ एकत्रित ये युवा महिला हस्ताक्षर अपनी कुछ रचना भी प्रस्तुत करेंगी। कला कार्य साहित्य कला के संवर्धन और नवसर्जन एवं प्रतिभा विकास का एक मंच है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बहुभाषी महिला लेखन युवा हस्ताक्षर। जसप्रीत कौर फलक पंजाबी कवयित्री हैं। वह पंजाब के लुधियाना शहर में रहती हैं। वह कविता, कथा, कारवां, अदारे की प्रधान हैं, जिसने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान अनेकों विषयों पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करके देश विदेश के साहित्यकारों को आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह क्रिएटिव राइटर्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवा पीढ़ी के सदस्यों को लेखन कला में निपुण बनाने का प्रयास कर रही हैं। वह मुशायरों, दूरदर्शन, आकाशवाणी कवि सम्मेलन में भाग लेती रही हैं। जसप्रीत की पुस्तकें रेत पर रंगोली, चुप का गीत, पंजाबी किताब मरजानियां प्रकाशित हैं। उनको अपनी गतिशीलता के लिए अनेक प्रांतीय सम्मान समेत पंजाब गौरव, अमृता प्रीतम सम्मान तथा राजकीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। पतझड़ को मधुमास नहीं लिख पाऊंगी, पतझड़ को मधुमास नहीं लिख पाऊंगी, शंका को विश्वास नहीं लिख पाऊंगी, सच्चाई के बीच रही हूं जीवन भर, मैं झूठा इतिहास नहीं लिख पाऊंगी, मैं झूठा इतिहास नहीं लिख पाऊंगी। अब आप 4 मिसरे सुनिए, मुलाहिजा फरमाएं। फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, चढ़ते सूरज की मैं पहली लाली हूँ, मेरी गजलों में है कशिश मोहब्बत की, मेरी गजलों में है कशिश मोहब्बत की, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ। अब मैं आपको तमाम औरतों की त्रासदी को दर्शाती हुई, बयान करती हुई अपनी गजल के चंद मिसरे पेश करती हूँ। तेरे जैसा कर सकती थी, तेरे जैसा कर सकती थी, नहीं किया, मैं भी धोखा कर सकती थी, नहीं किया, मैं भी धोखा कर सकती थी, नहीं किया। और शेर देखिए कि सच्चाई का नूर है मेरी फितरत में, झूठ को सजदा कर सकती थी, नहीं किया। शोहरत मुझसे सिर्फ जरा सी आगे थी, उसका पीछा कर सकती थी, नहीं किया। रिश्तों की मर्यादा रखती आई हूँ, मैं भी झगड़ा कर सकती थी, नहीं किया, मैं भी झगड़ा कर सकती थी,
नहीं किया। एक औरत होने के नाते जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर इस उम्र में जो मैं महसूस करती हूँ, अपने समाज में औरत किस तरह अलग अलग परिस्थितियों से गुजरती है। औरत की जिंदगी के जो अलग अलग रंग हैं, उसको मैंने एक पंजाबी कविता के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की है। औरत होना जेठ हाण दियां ततियां लोआं। औरत होना जेठ हाण दियां ततियां लोआं ते पौधे यख पाले दा सुमेल है। जिंदगी ज्यों दुमेल है। औरत होना पहाड़ों वगदी मिठी कूल ते समंदर दे खारे पानी दा मिश्रण है। मोनालिसा दी मुस्कान दा चित्रण है। औरत होना चढ़दे ते उतरदे सूरज दी लाली दा रंग है। अपने ते आपने वजूद लई एक जंग है। औरत होना सरकंडियां चों शूक दी हवा दी धुनी है। ना चेहरा ना लिबास, बस आहट सुनी है। औरत होना सूहे लिफाफे च बंद पे पत्तर ने जिवें सुर्ख लहू विच लिखे हुए अखर ने जिवें। औरत होना तानसेन दे गाए दीपक राग दी तरह है। जगदे चौमुखिए चिराग दी तरह है। औरत होना तपदे थलां विच एक रुखड़े दी छां है। रेते ते उकरी रंगोली दा ना है। रेते ते उकरी रंगोली दा ना है। मेरी एक कविता जो कि नारी सशक्तिकरण को दर्शाती है। कविता का उन्वान है अणु। मैं कोई रेत पर उकरी हुई आकृति नहीं जो कुछ क्षण में ही बिखर जाऊं। मैं कोई हवा में बनी रंगों की एक तस्वीर नहीं जो बदलते मौसम के साथ हवा हो जाऊं। और ना ही मैं बारिश की पहली बूंद हूं जिसे पी जाए समय की तपिश। मैं तो वो अणु हूं जो टूटेगा तो असंख्य हो जाएगा। मैं तो वो एक लहर हूं जब मिटेगी समंदर बन जाएगी। और अंत में अब मैं आपके सामने एक ऐसी कविता पेश करने जा रही हूं जो मेरी जिंदगी के साथ साथ चली। आप इसको मेरी सर्वप्रथम कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बचपन में देखा उसी तरह से कविता उकरी, जो मैंने अपने बचपन में महसूस किया। कविता का शीर्षक है मर जानिया। सारा दिन दादी के दाएं बाएं घूमती, दादी दादी पुकारती, ना थकती। दादी की चारों पोतियां दादी निहारती, पुचकारती, दुलारती और फिर प्यार से कह देती मर जानिया। बड़ी पोती सफेद बालों में तेल लगाती, कंघी करती, रिबन का फूल बना चांदी रंगे तारों को इकट्ठा कर सजा देती छोटी सी चोटी। कोई दादी की छड़ी संभालती तो कोई दादी के कपड़े और सुख। कभी कभी दादी बहुत उदास हो जाती, घर काटने को दौड़ता जैसे। सारा दिन
चुप चुप सी रहती। दादी सुबह शाम गुरुद्वारे जाती, छोटी पोती भागी भागी उसकी चप्पल उठा लाती और फिर अंगुली पकड़ चल देती दादी के साथ साथ गुरुद्वारे। दादी घंटों हाथ जोड़कर बैठी रहती और रब से मांगती रहती एक दुआ, यह मर्जानियां नेक घरों में जाएं, कुल का नाम बढ़ाएं और साथ ही रब से मांगती रहती एक पोता, जिसे वो कह सकती जुग जुग जियो, जिसे वो कह सकती जुग जुग जियो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कला कार्य मंच के तहत करवाए जा रहे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। इसके साथ ही ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज की भारतीय नारी विश्व के विकसित देशों की नारी से स्वयं को कहीं भी कमजोर महसूस नहीं कर रही है। हम अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो समाज और राष्ट्र के प्रति औरत की भूमिका बहुत ही गौरवमयी रही है। आज हमने जो नए भारत का सपना देखा है वो नारी के सहयोग के बिना कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। प्रकृति ने औरत को जो समर्पण की भावना प्रदान की है वही उसकी शक्ति है। औरत ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। उसके सहयोग के बिना कोई भी कुछ भी संभव नहीं हो सकता। उसकी सहयोग की भूमिका, उसके सहयोग के महत्व को समझें और नारी को खुला आकाश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कविता इसरानी सिंधी भाषा की कवयित्री हैं तथा रंगमंच कलाकार हैं। वह भोपाल में रहती हैं। वह जब 11 वर्ष की थीं तभी से थिएटर से उन्हें लगाव हो गया था। पढ़ाई के दौरान वह भाषण, नृत्य, नाटक आदि शाला की गतिविधियों में भाग लेती थीं। विवाह हो जाने के पश्चात फिर से वह रंगमंच पर सक्रिय हो गई। उनकी मुख्य भूमिका वाले नाटक दूरदर्शन दिल्ली और भोपाल से प्रसारित होने लगे। उन्होंने अनेक नाटकों का लेखन और निर्देशन किया है। वह अपनी मातृभाषा सिंधी के प्रसार, प्रचार और संरक्षण के प्रति बहुत इच्छा रखती हैं और इस हेतु वह सिंधी भाषा में अपनी प्रस्तुति करने में विशेष रुचि रखती हैं। कविता सिंधी में कविता लिखती हैं, जिसे प्रकाशित करने के अलावा समारोह सम्मेलन में प्रस्तुत करती हैं। वह एक प्ले ग्रुप स्कूल चला रही हैं। यूं तो लिखने का शौक बचपन से ही था मुझे। स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती थी, कई बार स्पीच कॉम्पिटिशन, एलोक्यूशंस होते थे, तो उनमें स्कूल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। और उस समय जो जो मेंटर्स मिले, जो जो गाइड्स मिले, उनके साथ बैठ के लिखने की कोशिश किया करती थी अलग अलग विषयों पे। तो वहीं से ये रुचि जो डेवलप हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आज आज मैं जो हूँ उसमें वो चीजें बहुत काम आई। तो कब से प्रारंभ किया तो शायद मुझे भी अंदाजा नहीं है कि मैंने कब से लिखना शुरू किया। बहुत छोटी सी थी तब से लिखना शुरू किया। ये जरूर अलग बात है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो जहाँ मैं लिख रही थी उस वक्त मेरा इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मुझे कहीं पब्लिश करवाना चाहिए या कहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट एक बात मुझे याद आती है कि बहुत ही एक बड़ा समाचार पत्र समूह है दैनिक भास्कर, उसमें एक कॉलम हुआ करता था कि अपनी बात, यानी उसमें पत्र लिखते थे जो पाठक है वो। तो सबसे पहले मेरा एक पत्र उस समाचार पत्र को गया था, उस न्यूज़पेपर को गया था। और जब वो छोटा-सा एक शिकायत वाला पत्र और पेपर में छपा था, न्यूज़पेपर में, तो उस वक़्त जो मेरी मैं बचपन में ही थी, अपने 9th-10th कोई 9th-10th में जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा होता है तब बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मानो मैंने आसमान छू लिया हो।
तो वहां से जो ये रुचि डेवलप हुई, मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैं जब थोड़ी सी कॉलेज हुआ, स्कूल में ड्रामास में पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरी रुचि ड्रामा के प्रति ज्यादा हुई, थिएटर से मैं ज्यादा जुड़ती गई। अनफॉर्चुनेटली बोले या फॉर्चुनेटली बोले, बहुत जल्दी मेरा विवाह हुआ, मैरिज हो गई, और फिर शादी के 3 साल बाद, मेरी पहली बेबी होने के बाद, मैं सिंधी थिएटर से जुड़ी। और ऑल इंडिया रेडियो का मैंने जब एक ग्रेडेड आर्टिस्ट के रूप में, ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में मैं मैंने जब क्वालिफाई किया, तो वो पल मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय था। और उस तब से मेरा जो ड्रामा का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक वो जारी है, आज तक मेरी थिएटर की यात्रा जारी है। अब बात आती है लेखन की, तो ये ड्रामास जब हम करते हैं, तो हमारे हाथ में जब स्क्रिप्ट आती है, तो कई बार वो स्क्रिप्ट बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सशक्त होती है। कई बार बड़ी कमजोर सी स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती है, तो ऐसे में क्या होता है, एक डायरेक्टर की या एक आर्टिस्ट की जो ड्यूटी रहती है, वो इम्प्रोवाइज करता है अपने कैरेक्टर को या डायलॉग्स को। तो वो कई बार ऐसा होता था, जब मैं ड्रामास डायरेक्ट कर रही होती थी, तो अपने आर्टिस्ट को समझाने के लिए, अपने कलाकारों के रोल को कई बार बढ़ाने के लिए या और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, उसमें इम्प्रोवाइजेशन जो होते थे, वो लिखना शुरू किया। और ऐसे में सिलसिला शुरू हुआ, कुछ छोटी-सी कहानियाँ लिखने का। एक बार फिर वही बोलूँगी, कभी इस तरफ ड्रामा से इतना जुड़ी रही, कभी ये नहीं लगा कि मुझे कहीं पब्लिश करवानी चाहिए। तो कुछ कहानियाँ लिखी इस तरह से। अब मेरे मेरा जो है राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर जब मैं बनी, तो उस वक़्त तक मेरे ड्रामा की यात्रा काफ़ी लंबी हो चुकी थी। ड्रामास का प्रदर्शन बहुत हो चुका था। दूरदर्शन पे मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट रही, भोपाल दूरदर्शन पे उसके ड्रामास कर लिया, कुछ सीरियल्स किए। तो ऐसे में कहीं जो मेरे लेखन की जो मेरी क्वालिटीज़ थी, मेरे गुण जो थे, वो कहीं दब से गए। शायद वक़्त जिसे हम बोलते हैं कि वक़्त, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, और उस पे मेरा असर पड़ा और मेरा लिखना काफ़ी कम हुआ। अम, ये मुझे लगता है, ये इसका मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और आज तक लगता है कि शायद मैंने उस समय थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट किया होता, तो आज मेरे पास मेरी कुछ ज़्यादा कृतियाँ होती। ऐसे में जब मैं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की मेंबर बनी, बोर्ड मेंबर बनी, तो मेरी मुलाकात डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी से हुई, और उन्होंने मुझे बोला, "दीदी, आप लिख सकते हो, आप लिखते हो, तो आप पब्लिश क्यों नहीं करवाते?" और तब मेरी एक कविता, जो कहीं न कहीं अम मेरे दिल से निकली हुई कविता थी, जिसका पाठ भी मैं आज करूँगी। वो एक कविता मेरी, उन्होंने उनके सहयोग से सिंधी अनुवाद विशेषांक में छपी, जिसमें सिंधी अनुवाद के काफ़ी सारी कृतियाँ का पब्लिकेशन होना था, और मार्च 2019 में मेरी एक कविता उस किताब में छपी। उसको देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो एक पहचान मिलनी चाहिए, एक कवियत्री की, वो मुझे उस कविता से मिली, और अब वो सिलसिला जारी है। मैंने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया है, और अब मैं अगर बोलूँ कि सर्वप्रथम कृति क्या थी, तो शायद ये मुझे अपनी पुरानी डायरी खोलनी पड़ती, क्योंकि मेरे छोटे-छोटे मुक्तक जो हैं, काफ़ी सारे मैंने उसमें लिख रखे थे। हाँ, वो मेरे अपनी भाषा में ना होते हुए सिंधी में थे, क्योंकि थिएटर भी जैसे अगर मैं आज राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में भी हूँ, तो वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी मातृभाषा से प्यार करते हुए, मेरा जीवन का पर्पज़ वही था। प्रोफ़ेशन मेरा ये रहा कि टीचिंग से शुरू करके मैं एक स्कूल की ओनर हूँ, एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जो मेरा खुद का प्ले ग्रुप स्कूल है। तो वो सब काम करते हुए और ज़िंदगी की जद्दोज़हद में थोड़ा-सा वक़्त मैं जब अपने लेखन के लिए निकाल पाती हूँ, लिखने के लिए निकाल पाती हूँ, तो उस समय जो आत्म-संतुष्टि की अनुभूति होती है, और जिस खुशी की अनुभूति होती है, मुझे लगता है दुनिया के किसी भी काम में नहीं होती। अम अब अगर मुझसे जो सवाल हमें जिस बारे में बताने के लिए बोला गया है, अपने व्यूअर्स से बात करने के लिए बोला गया है, उसमें एक बात ये भी थी कि मेरी विशेषता क्या है? मतलब मैं मतलब खुद का अपना एक्स फैक्टर क्या मानती हूँ। तो सच पूछिए तो अगर लेखन की स्किल्स को माना जाए, तो मैं अभी भी अपने आप को बहुत इमैच्योर राइटर मानती हूँ, इमैच्योर कवयित्री मानती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार लिख के और सुधरवाने की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोफ़ेसर रवि टेकचंदानी जी हैं, हमारे शहर के वरिष्ठ साहित्यकार नारी लछवानी जी हैं।
उनकी मदद भी मैं कई बार लेती हूँ, क्योंकि सिंधी भाषा जो है, सिंधी मेरी जो मातृभाषा है, वो बहुत ही मीठी ज़बान है। और आमतौर पर जो शब्दों का खजाना हमारी इस भाषा के पास है, वो बोलने में आमतौर पर नहीं आता। तो कई बार लगता है कि मैं उनसे सलाह लूँगी, तो मुझे कुछ नए शब्द मिल सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी वो कविता सुनाने जा रही हूँ सिंधी में। उस कविता का पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मुंहिंजे हिस्से जी उस, यानी मेरे हिस्से की धूप। सिंधी में ही करूँगी और इसका मैं थोड़ा-सा सार आपको बता देती हूँ। इस कविता में एक एक स्त्री की व्यथा है, उसके साथ जो जीवन में जो घटनाएँ हुई हैं, उसके साथ जो कुछ मिसहैपनिंग्स हुई हैं, उसका हालाँकि बहुत खुल के नहीं बताया गया है। उन मिसहैपनिंग्स को लेते हुए किस तरह से वो संघर्ष से बाहर निकल कर, किस तरह से वो अपने हिस्से की भूख अ, को पा लेती है। अ, उसको थोड़ा-सा मैंने बयाँ करने की कोशिश की है। मुंहिंजे हिस्से जी उस, थियो कुछ ओचितो अहिड़ो, थियो कुछ ओचितो अहिड़ो कि ज़िंदगीअ पातो कारो चोलो। ख़ामोशियुनि सां जोड़ियो मूं रिश्तो, ख़ामोशियुनि सां जोड़ियो मूं रिश्तो, अखरनि वांगुरु मड़ियल ज़िंदगी, जंहिंखे पननि वांगुरु पलटियो हो, ख़ुशियूं, खिल ऐं रोशनी, जंहिंजे हर पन्ने में हो, थियो कुछ अहिड़ो कि जिल्द वांगुरु, थियो कुछ अहिड़ो कि जिल्द वांगुरु सहड़े वरितो ज़िंदगी तोखे, वो उदासीअ जी बूंद, वो उदासीअ जी बूंद हर ॾींहुं आई, पूरे वरितई मूंखां मुंहिंजे हिस्से जी उस, छाइजी वियो कारे ककरनि जो सायो, छाइजी वियो कारे ककरनि जो सायो, पर ज़िंदगी तो धीरे सां दरवाज़ो खटखटायो, पर ज़िंदगी तो धीरे सां दरवाज़ो खटखटायो, हल्के सां मुंहिंजी आंगुर पकिड़े मूंखे सम्झायो, कारे ककरनि जे हूंदे रखिणो पवंदो आहे सबुरु, चयो हो तो वाहे छॾ अखियुनि जे हिननि ककरनि जे पाणीअ खे, इन्हनि जे पुठियां लिकियल सुनहरी उस बि त आहे, जेका मुश्की तोखे सॾु ॾेई रही आहे, चयो हो तो, चयो हो तो ॻोल्हे वठि पंहिंजो आसमान तूं, चयो हो तो ॻोल्हे वठि पंहिंजो आसमान तूं, अणॼातल ख़ुशियुनि खे सुञाणे वठि तूं, अणॼातल ख़ुशियुनि खे सुञाणे वठि तूं, ऐं तॾहिं मां चयो, चयो मां अचां थी ज़िंदगी तो वटि, मां अचां थी ज़िंदगी। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी को मेरी ये छोटी-सी कृति पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब जाते-जाते मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमारी जो मेरी जो सखियाँ, मेरी जो बहनें इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंजना गोस्वामी गुजराती में कविता और गीत लिखती हैं। वह भावनगर गुजरात में रहती हैं। उनकी पढ़ाई सूरत शहर में हुई है। उन्होंने अपने नाम के साथ अंजुम आनंद उपनाम भी रखा है। वह छंद में ही कविता और गजल की रचना करती हैं। उनकी रचनाएं सुदेश परमार से लेकर मनहर उदास तक अनेक गायकों ने गाई हैं। अंजना ने वकालत की है, बैंक में सेवाएं दी हैं तथा वह फैशन डिजाइनर और गायिका भी हैं। वह आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में विभिन्न पोर्टल पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। वह अनेक सामाजिक संस्थाओं में सेवाएं देती है तथा विशेषकर महिलाओं को संगठित, प्रसन्न एवं सक्रिय रखने के लिए अनेक कार्यक्रम करती हैं। भावनगर और गुजरात की अनेक संस्थाओं ने अंजना को सम्मानित किया है। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कॉलेज समय से लिख रही थी, लेकिन वो छंद में नहीं था, प्रॉपर मीटर में नहीं था। तो मैंने प्रॉपर मीटर में मार्च 2018 से लिखना स्टार्ट किया। सूरत के बहुत बड़े कवि है किरण सिंह चौहान, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना सिखाया और मैं गजल और गीत लिखती हूँ।
मैंने सर्वप्रथम जो कविता लिखी है वो एक गजल है, और पहली बार मेरी दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर में वो छपी थी। मैं पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी थी, और जब पहली बार न्यूज़पेपर में आया तो मैं बहुत ही खुश थी, और मेरे मम्मी पापा लोग भी बहुत खुश थे। तो वो एक जो अनुभव है वो बहुत ही अविस्मरणीय। मेरे लेखन की विशेषता क्या है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरी जो भी कविताएं जो भी पढ़ते हैं, उनके जो प्रतिभा होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं कि जो आपकी कविता होती है वो कहीं ना कहीं हमें टच करती है, यानी हमें ऐसा लगता है कि हमारे बारे में लिखी गई है, या ऐसे तो हम सोचते हैं। तो मेरी कविता सबको अपनी लगती है, और जो भी समय मैं निकालती हूँ वो ऐसे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये जो लेखन है वो मानसिक होता है, तो कभी भी सोच में आए तो मैं लिख लेती हूँ, और ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि यही समय पे लिखना है, क्योंकि वो क्या है, विचार तो कभी भी आते हैं। तो मैं जो लेखन में ऐसा पर्टिकुलर कोई समय नहीं देती हूँ, अपने हिसाब से लिखती हूँ। जब भी ऐसा मन हो या लिखने का वो मन हो तो मैं लिखती हूँ। मेरी रुचि और हॉबी तो बहुत सारी है, और मैं एक लॉयर हूँ, फैशन डिजाइनर भी हूँ, और मुझे गाने का शौक है, तो सिंगर भी हूँ, और बस अपने शौक की सभी चीज करना मुझे अच्छा लगता है। मेरी मातृभाषा गुजराती से मुझे बहुत ही लगाव है, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं अगर वो हमारी मातृभाषा में लिखे तो वो जो कहना चाहते हैं वो हम उसमें अच्छी तरह से कह पाते हैं। तो मुझे मेरी भाषा बहुत ही प्रिय है। गुजराती में जब लिखना होता है तो जनरली ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो जब भी मैं गजल या गीत लिखती हूँ तो व्याकरण का बहुत पूरा ध्यान रखती हूँ कि कोई गलती उसमें न रहे। मेरे घर में मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है। मैंने जब भी लिखना स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे लोग सब लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मेरे जो गुरु है जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया तो उनका तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज मैं जब साहित्य में आई हूँ तो मुझे नया नया सीखने को मिलता है और नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, तो वो एक अनुभव अच्छा रहता है। और मेरे गुरु के प्रति हमेशा मुझे आदर है। साहित्य में मेरा अब तक का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा है। साहित्य ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी कविताएं लोगों को अपनी लगती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, लेकिन मैं लिखती रही, सभी जगह उसको भेजती रही। तो उससे क्या हुआ, लोगों को मेरी कविता में इंटरेस्ट होने लगा। मेरी कविताएं उनको अच्छी लगने लगी, और फिर अलग अलग जगह से मुझे कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रण मिलने लगे। सामायिक, न्यूज़पेपर सब में मेरी कविताएं आने लगी। तो ऐसे ऐसे जब बस कोई हमें सराहता है तो हमें लिखने की प्रेरणा मिलती है। और कुछ घटनाएं तो मेरे जीवन में ऐसे ही बनी है साहित्य में आके कि वो हमेशा मेरे लिए यादगार है। जैसे कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो अभी 6 ही महीने हुए थे। तब अमेरिका की हिमतम कंपनी है, उन्होंने मेरी 3 कविता को कंपोज करके फिल्मांकन किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बाद में एक घटना ऐसी बनी कि मुरारी बापूजी के लिए मैंने एक कविता लिखी थी। उनको भावनगर के एक सिंगर है सुदेश परमार, इतना अच्छा कंपोज किया और म्यूज़िक और इतना अच्छा उन्होंने गाया कि वो कविता को मुरारी बापू की चैनल संगीत की दुनिया में स्थान मिला। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। नॉट इवन मेरे लिए, लेकिन मेरे परिवार के लोग भी बहुत ही खुश थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात साहित्य में आके जो मेरे लिए है वो ये है कि मनहर उदास जी ने उनके लेटेस्ट एल्बम अफलातून में मेरी एक गज़ल को स्थान दिया। लेकिन अब तक उन्होंने कोई कवयित्री की रचना नहीं ली थी। मेरी और एक अमेरिका की एक लेडी है, उनकी ली थी। तो वो बहुत ही गौरवपूर्ण बात है मेरे लिए। तो जब ऐसी घटनाएं होती है जीवन में तो और आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। सब सराहते हैं तो अच्छा लगता है।
मैंने लॉकडाउन के दरमियान लगभग 40 से 50 ऐसे मंच पे ऑनलाइन सम्मेलन में भाग लिया है कि वो बहुत नामांकित मंच थे। सामयिक न्यूज़पेपर में मेरी कविताएं आती है तो अच्छा लगता है, हमें लिखने का एक प्रेरक बल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो एक लिखने के प्रति हमारा लगाव, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमें सभानता से उसे लिखना पड़ता है। माँ सरस्वती आगे भी मुझे ऐसे ही लिखा है, बस मेरी तो वही प्रार्थना है। मेरी जो पहली गजल है वो एक नारी की एटीट्यूड की गजल है, यानी हर लड़की ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसी एक गजल है। गुजराती में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે, કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે, વાતમાં હામીએ મસ્તી ભરવી તો અમને ન ફાવે, કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે, વાતમાં હામીએ મસ્તી ભરવી તો અમને ન ફાવે. ને હું તો હંમેશા મને જે પણ ગમે એવું કરું છું, હું તો હંમેશા મને જે પણ ગમે એવું કરું છું, રોજ ઈચ્છાઓ બધી વેતરવી તો અમને ન ફાવે. ને શેર છે કે માનને ખાતર બધુંય ભૂલું એ તો શક્ય છે, પણ માનને ખાતર બધુંય ભૂલું એ તો શક્ય છે, પણ હર ઘડી આ જાતને છેતરવી તો અમને ન ફાવે. ને જ્યારે પણ એ આવે બસ તકલીફ આપી જાય તેથી, જ્યારે પણ એ આવે બસ તકલીફ આપી જાય તેથી, રોજ તારી યાદને ખોતરવી તો અમને ન ફાવે. ને છેલ્લો શેર છે કે નિંદા કુટલીથી રહું છું હંમેશા દૂર બધે, નિંદા કુટલીથી રહું છું દૂર હંમેશા બધે હું, કોઈની ખોટી છબી ચિતરવી તો અમને ન ફાવે, કોઈને આજીજી ખોટી કરવી તો અમને ન ફાવે, વાતમાં હામી મસ્તી ભરવી तो हमने न पाया. मेरी दूसरी कविता है वो एक गीत है. एक छोटी उम्र की व्यक्ति को अगर बड़ी उम्र के व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो वो क्या दुविधा होती है उसके मन में, वो प्रदर्शित करता ये गीत है कि तमे कहूं के तू रोज विचारूं, तमे कहूं के तू रोज विचारूं हूं, एज मीठी मूंझवणमां मारो दिवस गुजारूं. तमे कहूं के तू रोज विचारूं हूं, एज मीठी मूंझवणमां मारो दिवस गुजारूं हूं. એ ઘડીક તમે બહુ વાલા લાગો, ઘડીક તમે બહુ વાલા લાગો, લાગો અનહદ પ્યારા, ઘડીક તમે બહુ મીઠા લાગો, ઘડીક સાવજ ખારા. ખબર નહીં આ હૈયું મારું તમને સમજે શું, ખબર નહીં આ હૈયું મારું તમને સમજે શું, તમે કહું કે તું રોજ વિચારું, એજ મીઠી મૂંઝવણમાં મારો દિવસ ગુજારું. ને તું કહું તો બહુ નાના લાગો, તમે કહું તો મોટા, તું કહું તો બહુ નાના લાગો, તમે કહું તો મોટા, સંબોધનના શબ્દોમાં છે બે જ શબ્દનો ખોટા. ક્યાંક એ બંને કાંટા જેવા, ક્યાંક એ બંને કાંટા જેવા, ક્યાંક એ બંને રૂ. તમે કહું કે તું રોજ વિચારું, એજ મીઠી મૂંઝવણમાં મારો દિવસ ગુજારો. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पे मैं मेरी सखियों को बस इतना कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हो उसका डटकर सामना करें, कभी निराश नहीं हो, नेगेटिविटी को अपने पे हावी नहीं करें और हमेशा पॉजिटिव सोच. क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक नेगेटिव सोच हमारी आने वाली 100 खुशियों से हमें वंचित करती है और एक पॉजिटिव सोच आने वाले मुसीबतों से लड़ने की हमें हिम्मत देती है. तो हमेशा हमें जो पसंद है वही करिए, खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी खुश रखिए. धन्यवाद. निवेदिता मदाने वैशंपायन मराठी भाषा की लेखिका, कवयित्री, पत्रकार तथा संपादक हैं. वह मूल नासिक महाराष्ट्र से हैं, हाल दिल्ली में रहती हैं. उन्होंने मराठी भाषा के साथ ही संज्ञापन वृत्तपत्र विद्या शिक्षा क्रम पदवी का अभ्यास किया है. मराठी के विविध समाचार पत्रों में उनका प्रासंगिक लेखन रहा है.
विशेष रूप से महाराष्ट्र के समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित हैं तथा जनसत्ता लोकसत्ता के मराठी जगत में स्तंभ लेखन किया है। उन्होंने दिल्ली में दिल्ली बृहन महाराष्ट्र के अनेक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन किया है। वह अपनी मातृभाषा मराठी और अपने राज्य की संस्कृति के प्रसार के लिए सक्रिय हैं। निवेदिता इंडियन वीमेन्स कॉर्पस और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदस्य हैं। संप्रति वह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में मराठी भाषा विभाग में सेवारत हैं। गत 10 वर्ष से दिल्ली राजधानी में हूँ और धीरे धीरे मेरा प्रवास, मेरा संघर्ष कहो, एक गृहिणी के रूप से दोबारा यहाँ मेरा जन्म हुआ, ऐसे मैं कह सकती हूँ। मैं जब स्कूल में थी तब सजा के रूप में ही मेरी जो सजा थी वो ही मुझे आज पैशन के रूप में ले आई है। तो जब मैं स्कूल में थी तो थोड़ी चुलबुली थी, थोड़ी शैतान थी। उसमें मेरा शांत रखने के लिए या मुझे थोड़ा और अच्छे मार्ग पे लाने के लिए मुझे सजा मिली थी। तो जब मैं स्कूल में थी तो 8वीं 9वीं कक्षा में लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, बाल दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे पूरी असेंबली में बोलने के लिए कहा था। टीचर्स मैडम को लगा था कि ये क्या बोल पाएगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मेरे विषय रखे सामने, तो सबको चौंकाना तो हुआ ही हुआ और सराहना भी मुझे मिल गई। तो वहां से मेरी एक शुरुआत हो गई, ऐसे कह सकते हैं। बोलना है तो पहले लिखना है, और लिखना है तो विचार अपने सुस्पष्ट होने चाहिए। तो वो विचार सुस्पष्टता स्कूल के दरमियान ही शुरू हुई थी। बाद में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, अभी फरवरी का मंथ गया, उसमें वैलेंटाइन डे का ये होता था। तो अखबार, समाचार पत्र युवा पाठकों को आकर्षित करने के लिए एक वैलेंटाइन डे के लिए आपका एक छायाचित्र भेज दो और आपके विचार भेज दो। तो मैंने तब महाविद्यालय में जब प्रवेश लिया था तो मैंने भी मेरे विचार भेजे थे, और वो इतने अच्छे विचार थे कि अच्छी प्लेसिंग के साथ वो प्रकाशित हुए। ये मेरे लिए दूसरा प्रसंग है कि मुझे पैशन तक और पेशे तक ये लेके आया। तो वैलेंटाइन डे की पहचान धीरे-धीरे और अच्छी बनती गई। प्रिंसिपल तक वो बात चली गई। प्रिंसिपल ने भी मुझे बुलाया और कहा कि थोड़ा सराहना किया, और आप अपने कॉलेज के लिए लिखोगे? मैंने कहा सर मैं लिख सकती हूँ, लेकिन देख कोई बात नहीं निमिता, तेरा आई कार्ड और तुझे एक लेटर दिया जाएगा, और जहाँ-जहाँ कुछ प्रोग्राम्स होंगे तू स्पेशल इनवाइटी होके आएगी और अपने महाविद्यालय परिसर की तू रिपोर्टर बनेगी। तो वो महाविद्यालय से दौर ऐसे चलता-चलता यहाँ तक आज दिल्ली तक आ गया। तो मेरा दिल्ली तक का प्रवास परिवार के साथ हुआ। परिवार के लिए मैं दिल्ली में आई, और जब होम सिकनेस फील करती थी, अपनी मातृभाषा से दूर रहती थी, तो मुझे वो बहुत खलता था। और परिवार में खाली पति और पुत्र दोनों ही थे, तो समय कैसे बिताए, समय कैसे व्यतीत किया जाए। तो मैं ढूंढती थी, अखबार पढ़ती थी, अखबारों में काफी मराठी प्रोग्राम्स की भी यहाँ जानकारी मिलती थी। बृहन महाराष्ट्र भवन है, कभी साहित्य अकादमी है, कभी संगीत अकादमी है। तो इन सारे अकादमी से जुड़ने की कोशिश रही, उन सारे प्रोग्राम पुरस्कारों को जाती रही, और जहाँ जहाँ वो मराठी मिलते थे तो मैं चिपक के जाती थी, बात करती थी, उनको भी इतना अच्छा लगता था। तो वो बस मुझे मराठी जगत के इसमें से एक अवकाश प्राप्त हुआ, लिखती गई और लोग पढ़ते गए और कारवां चलता गया। अभ्यास में तो मैं अच्छी थी इसलिए छूट जाती थी, लेकिन अभ्यास को मैं अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँ, ये मेरे गुरुजनों का प्रयास था। और मेरे भाई को मुझे यहाँ ज़रूर याद करना पड़ेगा कि भाई मेरे से 3 साल से बड़ा था और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो उसकी छोटी बहना भी सही मार्ग पे चले, इसके लिए हमेशा गुरुजनों ने प्रयास किया, और मेरा जो प्रयास था, मेरा जो अभ्यास था, उन्होंने प्रयास की मात्रा से पैशन तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मदद की। और उस बिंदु में ये भी था कि आपका गुरुजनों के साथ कैसा ये है, तो आज भी मैं उनके कॉन्टैक्ट में हूँ, आज भी उनके साथ फ़ोन से जुड़ी हूँ, और जब भी मेरा महाराष्ट्र में जाना होता है, कोई गुरुजन पूना में है, अभी कोई गुरुजन अभी नासिक में ही है,
तो जरूर मैं माथा टेकने उनके यहाँ जाती हूँ। आज भी उनके संपर्क में हूँ और मुझे वो ही आज भी रास्ता दिखाते हैं। और जहाँ तक की बात आती है पत्रकारिता की, कि आज सुबह देखा तो शाम को, आज तो सोशल मीडिया का इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि सुबह की खबर शाम को बासी कहलाती है। तो इसी इसमें बहुत ही हमें सतर्कता ये करनी होती है, रखनी पड़ती है। फैक्ट को सामने रखना पड़ता है और दो तीन अपना अगर कॉन्टेक्ट अच्छे हो, जनसंपर्क अच्छा हो, दिल्ली में आके, दिल्ली तो देखा जाए तो जब भी जर्नलिज्म को एडमिशन लेते हैं तो पूछा जाता है, जैसे इंटर्नशिप का एक पार्ट होता है वैसे ही दिल्ली स्टडी टूर भी होता है। तो 98 में मेरा दिल्ली में आना हुआ था। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली मेरी कार्यक्षेत्र की भी हो सकती है। मैं बस एक छात्र रूप में आई थी दिल्ली में, लेकिन परिवार के साथ मुझे दिल्ली आना मिला, दिल्ली आके अवसर प्राप्त हुआ। तो धीरे-धीरे फिर से मुझे वही लेखनी चलाने को मिली और एक अच्छा अवसर मिला और पारिवारिक ज़िम्मेदारी ज़्यादा न होने के कारण मैं काफ़ी समय इसमें दे सकती हूँ। यहाँ कहा जाएगा कि एक बिंदी का जो असर होता है, वो शब्दों को बदल देता है, अर्थों को बदल देता है। तो इसके लिए तो हमेशा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है, उजागर रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिना व्याकरण के मराठी तो संभव है ही नहीं। तो अगर आप ग्रामर तथा व्याकरण का सही से ये ना रखें, तो अर्थ बदल जाएँगे और संदेश बदल जाएँगे और संदेश बदलने से उसकी गरिमा भी खराब हो जाएगी और फैक्ट बिगड़ जाएँगे। इसलिए भाषा का प्रभुत्व, भाषा पे प्रभुत्व, व्याकरण सभी हमें ध्यान में देना आवश्यक है। शुरुआत में ही अब एक लगभग 1 वर्ष होने को आया, मैं कविता का थोड़ा-सा सारांश शुरुआत में ही बताती हूँ। शीर्षक है कविता का, सध्या असतो आमचा रोजचाच रविवार. सध्या असतो आमचा रोजचाच रविवार. आरामात जाग आल्यानंतर पुन्हा एकदा आम्ही करतो फक्त आराम. आरामातच होत असतो सकाळचा चहा, चहावर चहा. बाहेरील जगतात करोनाचा हाहाकार. भारतात रुग्णसंख्या मर्यादेत म्हणून मनातल्या मनात मानत असतो देवाचे आभार. सध्या असतो आमचा रोजचाच रविवार. सकाळी डब्याला भाजी कोणती नसतो हा विचार. सकाळी डब्याला भाजी कोणती नसतो हा विचार. सुचिरभूत होतात देवपूजेनंतर नसते नित्याच्या स्वयंपाकाची धावपळ. फिरते नजर अध्यात्माच्या साक्षीने दूरदर्शनवरील रामायण महाभारताच्या पुनःप्रसारणावर. ये कविता रविवार मतलब संडे, इतवार। और जब हम लॉकडाउन में थे तो रोज ही दिन हमारे लगभग इतवार की तरह ही थे। बस उठना है, चाय लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा केयर करना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो थी ही थी, घर में होने के बावजूद लॉकडाउन था। और बाद में हमें शाम को टीवी के सामने बैठ के खबरें देखना, सुनना, यही लगभग हमारी दिनचर्या रही थी। वो मैंने शब्दों में बंदिश की है। कोरोना संगे युद्ध आमुचे सुरू, यह मेरे दूसरी कविता का शीर्षक है। कोरोना संगे युद्ध आमुचे सुरू. वसंत लागला ओसरू, वसंत लागला ओसरू, ग्रीष्माच्या झळा लागती तापू. कोरोना संगे युद्ध आमुचे सुरू. सत्वर या परिस्थितीतून बाहेर येऊ. सध्या घरातच सुरक्षित राहू. विश्वात विषाणूला बंदिस्त करू. निसर्ग म्हणतो आपण आपले नियमित अविरत सृष्टी चक्र ते फिरवू. निसर्ग म्हणतो आपण आपले अविरत सृष्टी चक्र ते फिरवू. मनुष्य बाहेर पडेपर्यंत पर्यावरणही ते लागेल सुधरू. तोपर्यंत माध्यमांच्याच आधारे घरबसल्या मनोरंजन तेवढे साधू. घरातूनच लाईव्ह देणाऱ्या कलाकारांच्या अदाकारी तेवढ्या न्याहाळू. काही याचेही अनुकरण विडंबन लागलेत करू. वसंत लागला ओसरू, ग्रीष्माच्या झळा लागती तापू. कोरोना संगे
युद्ध आमुचे सुरू। ये भी एक कविता कोरोना के दौर पे जैसे कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, ये संदेश देने के लिए, और जो गृहिणी घर में ही बहुत कुछ कर रही थी, अन्नपूर्णा थी, अलग अलग व्यंजन कर रही थी, उसी के ऊपर ये दूसरी कविता थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूंगी सब मेरे महिला वर्ग को और मेरी भगिनियों को कहूंगी कि अबला नहीं सबला है तू, अबला नहीं सबला है तू, नारी नहीं चिंगारी है तू, नारी नहीं चिंगारी है तू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर सीरी तेलुगु भाषा की कवयित्री, कथाकार एवं नाट्य लेखिका हैं। वह तेलंगाना के नालगोंडा नगर में रहती हैं। वह दांत की डॉक्टर हैं। वह शॉर्ट फिल्म मेकर तथा स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। उन्होंने 200 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो कि प्रतिष्ठित चंदा मामा तथा अन्य सामयिक एवं ईनाडू वगैरह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। बाल साहित्य में उनकी विशेष अभिरुचि है। उनकी कहानियां लॉलीपॉप ऐप पर उपलब्ध है। सीरी ने लॉलीपॉप ऐप का शीर्षक गीत भी लिखा है। उनके नाटक आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारित हुए हैं। उन्होंने तेलुगु में 12 और हिंदी में 1 तथा उर्दू में 1 पुस्तक लिखी हैं। उनकी अनेक ऑडियो बुक हैं तथा लघु फिल्में हैं। उन्हें बाल साहित्य के लिए तेलंगाना सरकार का विशिष्ट महिला पुरस्कार मिला है। 2009 में पहली बार मेरी कविता जो है वो प्रकाशित हुई है। ज्यादा तक मैंने सामाजिक परिस्थितियों को देखकर समाज से और मेरे दोस्तों के और जो सोसाइटी में देख रहा हूँ, जो दुनिया को मैं देख रही हूँ, उससे ज्यादा प्रभावित हुई। क्योंकि बचपन में मेरी एक सहेली जो मतलब अनाथ थी, जिसका पालन पोषण किसी और ने किया था, वो देखकर मेरे हृदय में ज्यादा क्या कहती है, टच माय हार्ट। सो उस वक्त अनायास ही मेरे मन में से कविता बाहर आई, तो मैंने उसे पेपर में रख दी। तो वो सभी को पसंद आई। जब मैंने उसे पेपर को दे दिया तो वो भी उसे अच्छा लगा और वो पब्लिश किया है। मैं कहानियां लिख रही हूँ, कविता लिख रही हूँ, बाल कहानियां, गीत, साथ साथ में समीक्षा, नाटक आदि सब लिख रही हूँ। लिखने के कार्य मैंने 12 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ किया, शुरू किया। मैं काफी कुछ लिखती थी, लेकिन मुझे तब पता नहीं कि मैं क्या लिख रही हूँ, इसे कविता कहती या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई यूज्ड टू राइट वॉट एवर कम इनटू माय माइंड, लेकिन लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस विषय पर सोचती थी बस लिखती गई। लेकिन प्रथम बार मेरी कविता है जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, उससे पहले मैं छोटी छोटी पंक्तियां देशभक्त से संबंधित लिखी, मेरी माँ से संबंधित लिखी। बट फर्स्ट टाइम व्हेन माय पोएम गॉट पब्लिश्ड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। बहुत खुशी लगी मुझे पहली बार जब मैंने मेरे कविता को देखी पेपर में, तब I literally felt the power of words. So after feeling that, I kept on writing. एंड पहली बार मेरी जो कथा है वो चंदमा में जब प्रकाशित हुई, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। दैट वाज लाइक एन ड्रीम कम ट्रू। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कहानियां लिखती थी, कविता लिखती थी, नॉवेल्स लिखती थी, नाटक, समीक्षा आदि लिखती थी, लेकिन मेरी अधिकतर रुचि बाल साहित्य में है। बिकॉज आई मीट ए लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, तो उनसे जो संबंध है, उनसे जो जुड़ाव है, वो मुझे बाल साहित्य की ओर खींच के लेकर आई। सो इसमें से एक है कि मैं मानती हूँ कि बाल साहित्य भी एक ऐसे रिसोर्स है जिससे बच्चे सीखती है क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। They will learn everything from here only, because माँ जब कहानियां सुनाती थी बच्चों के लिए, वही उनका पहला साहित्य का परिचय होगा। So that is the first time they get connected with literature. So that is why मैं बाल साहित्य को, as I told you, it is my responsibility and I love to write in children's literature. भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो मैं लेखन का जो कार्य है बहुत ही सतर्क से साथ करती हूँ।
क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है साहित्य में, वो बाल साहित्य से संबंधित है। तो मुझे बहुत ही चौकन से होकर निकला है, क्योंकि उसमें जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ या जिन विषयों का प्रयोग करती हूँ, ध्यान में रखती हूँ कि वो बच्चों तक सही तरीके से पहुंच सके। और मेरी गुरु जो है श्री राविकोंडल राव जी, वो अब नहीं है, लेकिन ही इज द पर्सन हु एनकरेज्ड मी ऑल द वे। उसे जिससे जब उसे एक बुक मिलता है, वो अच्छी लगती है उनको, वो फटाफट मुझे बेच देती है। And our teachers are my first gurus, and everyone in this society. So many people, I have come across many people, they all know me writing, but everyone encouraged me, yes, this is a good job. And मेरी पहली रचना जो आपको सुनाने वाली हूँ, यह है एक कविता। टाइटल है कि शीर्षिका ओ नेस्तम, मीन्स ओ मेरे दोस्त, मतलब నిదురించని నేస్తం నిదురించని, నీలో నిండిన పెరిగితనాన్ని, నశించని నేస్తం నశించని, నిరాశను మోసే నీ సహనాన్ని, నిశ్వాసించు నీలోని నిస్పృహల్ని, నీ శ్వాసలో నిండని ధైర్య సాహసాల్ని, నీ వాకిట వాలాయని వేదనలన్నీ ఏడుస్తూ గడిపేస్తావా నూరేళ్ల జీవితాన్ని, వెతలను వెలివేయగల నీ శక్తిని మరిచి నిందిస్తూ కూర్చుంటావా కదిలే కాలాన్ని, వెలుగులను చూడలేవని కనులు మూసుకుంటావా, నా స్థానం నీ హృదయం అని ప్రేమ ప్రేమగా తెలిపేలా, నా పుటలు నీకు అంకితం అని చరిత్రలు నీ ముందు వాలేలా, నీ ముందు నే శూన్యం అని గగనం తల వంచేలా, సాగాలి నీ పయనం కదిలించి ఇక నీ పాదం। इस कविता का मतलब है, ए दोस्त दुख न कर, अपने मन की निराशा को छोड़कर, असफलताओं को छोड़कर आशावादी बनकर आगे चलो, दुखों को छोड़कर सुख की अनुभूति और बढ़ो, और जिंदगी में आगे बढ़ना सीख ले। और अब मैं एक कथा प्रस्तुत करती हूँ आपके। कथा का नाम मी बैंक, अपना बैंक। స్కూల్లో క్విజ్ కాంపిటీషన్ లో ఓడిపోయిన రోజు నుంచి పింకీ అదోలా ఉంటుంది, చాలా మూడీగా, బాధగా, ఏదో పోగొట్టుకున్న దానిలా చాలా దిగులుగా, మౌనంగా ఉంటుంది. ఎవరితోనూ సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు, ఎవరేం అడిగినా సమాధానం చెప్పడం లేదు, సరిగ్గా తినడం లేదు, ఊరికే చిరాకు పడుతోంది. కొన్ని రోజులుగా కూతురు ప్రవర్తనలో మార్పును గమనించిన పింకీ తల్లి ఒకరోజు పింకీని విషయం ఏమిటని ప్రేమగా అడిగింది. అమ్మా, ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్ లో ఎలాగైనా ప్రైజ్ గెలుస్తానని మా ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పాను, బెట్ కట్టాను. మనకు మనం ధైర్యం చెప్పుకుంటే మన ప్రపంచం అంతా మనతోనే ఉన్నట్లు, మన విజయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మనలో మనం దేన్ని చూసుకుంటే జీవితం మనకు దాన్నే తిరిగిస్తుంది. నిజానికి జీవితం ఒక బ్యాంక్ లాంటిది, అందులో మనం ఏది డిపాజిట్ చేస్తే అదే తిరిగి వస్తుంది, వడ్డీతో సహా. మీరు చిరునవ్వు డిపాజిట్ చేస్తే చిరునవ్వు ప్లస్ వడ్డీ, మనశ్శాంతి, సంతోషం, ప్రేమ. మీరు బాధని డిపాజిట్ చేస్తే బాధ ప్లస్ వడ్డీ, నిరాశ. మీరు ధైర్యాన్ని డిపాజిట్ చేస్తే ధైర్యం ప్లస్ వడ్డీ అంటే గెలుపు. మరి మీరు దేన్ని డిపాజిట్ చేయబోతున్నారు? చిరునవ్వులనైతే జాయింట్ అకౌంట్ తీసి నా పేరుని ఇంక్లూడ్ చేయడం మర్చిపోకండి. एक बच्ची है, she goes to a quiz competition and she thinks that she can win. She also keeps a bet with her friends that she will win, but unknowingly one of her friends, she answers before this character could answer. So this girl feels humiliated. She thinks that everyone around her are thinking that she's a failure. So with that feeling, she gets depressed and she won't eat, she won't drink, she won't speak to anyone. This is the psychology of school student who keeps a bet but fails ever. So all her friends keep telling us, you are a failure, you are a failure. So that girl, unable to digest this failure, she keeps on crying and she gets into depression. So her mother, after seeing her situation, she wants to change her. So she takes her to a showroom where all glass showroom. So there will be all mirrors in it. So after seeing that, in one mirror, her mother shows to her,
see in that mirror, and in that mirror there is a girl. So she think you are another girl. There is some another girl. Just you think there is some another girl, not you. So tell to her that she can do anything. So the girl says you can do anything. All her reflection says that you can do anything. She thinks that all the world around me is telling that I can do anything and I can achieve it. So she feels very great. So life is nothing but a mirror showroom. We always see our reflection. If we think we cannot do anything, all our reflection says that you can't do anything, you are best. If we tell to us that, keep on telling to us that you can do anything, you can achieve anything, then all the reflections, see, which we see in other persons, all other persons around us, all this world around us is our own reflection. If we are happy, we feel that everyone around is happy. If you feel depressed, you think that entire world is depressed and everyone is waiting for your failure and everyone is thinking that you are a waste. So don't feel sad. You can do anything. You can achieve anything. In Sanskrit, we have a line, sadhanat sadhyate sarvam. It means if we keep on practicing and try doing things, we can achieve anything. So I think women can achieve anything, sir. So they have all that which are essential to achieve anything. But only thing they need is they have to believe in themselves. So they have to encourage their fellow women also. And as a woman, I please request you to be happy and believe yourself. And once again, I am saying you are the inspiration that this world wants. Thank you very much. डॉक्टर संघमित्रा भांजा भुवनेश्वर उड़ीसा में रहती हैं। वह ओडिया कवयित्री, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। उन्होंने चिन्मय विद्यालय कोरापुट से और तत्पश्चात उत्कल यूनिवर्सिटी से ओडिया और हिंदी में स्नातकोत्तर पढ़ाई की है। संप्रति वह रमादेवी महिला विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका हैं। ओडिशा राज्य बोर्ड में एक वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में उनका चयन हुआ है। उन्हें तुलनात्मक अध्ययन में रुचि है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को समर्पित करती हैं। अच्छे संस्कार के लिए वह अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ हैं। संघमित्रा के मतानुसार कविता सरल सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। संघमित्रा के मतानुसार कविता सरल सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कविता को शब्दों और अर्थ से अधिक जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए और कोई भी इसका भाव। तो देखिए, क्योंकि मैं हर वक्त सबके सामने बोलती हूँ कि मेरी अगर मातृभाषा उड़िया है, मेरी दाई माँ है हिंदी, क्योंकि ऐसा समय आया था उड़िया में ज्यादा प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं जब मैं संघर्ष कर रही थी। संघर्ष इन द सेंस मेरे पापा के सम्मुख मुझे पेश करना था। मम्मी मेरे पीछे थी कि ये उड़िया ले, उड़िया में कैरियर बनाए, लेकिन पापा का कुछ अलग था क्योंकि वो मिलिट्री में थे, तो उनको चाहिए था कि वो विज्ञान लेके मेरी लड़की पढ़े, लेकिन नहीं हो पाया। और साहित्य को मैं सबके सम्मुख रखना चाहती थी कि मैं साहित्य में अच्छी हूँ, प्रूव करना चाहती थी अपने आप को। तो इस नाते मैं अपने जो पढ़ाई को हिंदी और ओडिया के क्षेत्र में लेकर तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ दिखाना चाहती थी कि हिंदी में भी कुछ गुणवत्ताएं हैं। और हिंदी और उड़िया के साथ कंपैरेटिव जो काम मैंने किया है, कुंतला कुमारी सावत जो रहस्यवादी कवयित्री के रूप में यहाँ उत्कल भारती है, और महादेवी वर्मा जी भारत भारती जो कि वो भी मिस्टिक कविताएं लिखती थी, तो उन दोनों के कविताओं को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया है। और फतुरानंद करके यहाँ उड़ीसा के एक बहुत ही एमिनेंट सैटायरिस्ट व्यंग्यकार रहे हैं। उनके रचनाओं के साथ उनकी रचनाओं के साथ मैंने हरिशंकर परसाई जी के रचनाओं को तुलना किया है, और निष्कर्ष ये निकला है कि भाव धाराएं, भाव मूल्य और विचार मूल्य किस तरह से दोनों भाषाओं में कोई किसी को नहीं जानता है, दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन किस तरह से हम एक साथ हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि भाषी चाहे अलग हो, लेकिन जो भावना और विचार है वो एक ही जैसा है, क्योंकि हमको संस्कार चाहे रामायण तेलुगु में हो, चाहे बंगाली में, चाहे आसामी में, चाहे गुजराती में, ओडिया में,
कोई भी भाषा में हो, लेकिन जो उसका जो अंदरूनी अंतर्निहित अंतर्दृष्टि है वो सबके ऊपर प्रभाव विस्तार करता है, जो कि हम बने हैं। जितनी सारी मेरी बहनें हैं आज महिला दिवस में यहाँ पे हैं, जो हमें सुनेंगी, वो सबके पास ऐसे ही विचार मूल्य हैं। और भारतीय नारी इसीलिए सबसे व्यतिक्रम है, स्वतंत्र है, क्योंकि उसके पास ये जो खासियत है कि वो सेवा करे और अपने दुखों को अपने तक सीमित करे। सशक्ति की बात ये है कि मैं गांधी जी की उस वाक्य को यहाँ पे स्मरण करना चाहूंगी कि आप नीरवता पूर्वक, आप पूरी तरह से नीरवता पूर्वक अपने कामों के प्रति अपनी निष्ठापरता दिखाओ और चुप रहो। अपने आप को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन देखना कि दुनिया आपको सुनेगी। ये मेरे जीवन में पूरी तरह से प्रतिपादित सत्य साबित हुई है, क्योंकि चुपचाप से मैं बहुत ही चुपचाप रही हूँ और अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश मैंने कभी किसी के सामने किया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की अपने शब्दों को डायरी में लिखने की, जो कि आज पूरी तरह से मैं इतनी संतुष्ट हूँ। जितना भी मुझे मिला है माँ शारदा की कृपा से, मैं पूरी तरह से अपने ज्ञान को, बौद्धिकता को शब्दों में पिरोकर, जैसे कि वर्तनी शब्द हो, अपने उड़िया के जो ग्रामीण शब्द हो, उनको बच्चों के सामने मैंने रखने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि अध्यापना के क्षेत्र में हूँ तो छात्राओं को मैं नैतिक शिक्षा देने के नाते कविताओं में और अपनी कहानियों में थोड़ी सी जो एक क्या सीखेंगे वो, से उनको कौन सी शिक्षा मिलेगी मुझसे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ेंगे, उनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो सामाजिक परिमंडल में जो लोग हैं वो भी पढ़ेंगे। तो क्या मुझसे उनको क्या मिलेगी? मैं कभी भी जो सिनारियो चल रहा है साहित्य को लेकर, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे सिर्फ लिखना है, मुझे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि कुंतला कुमारी सावत जी ने कहा था कि सिर्फ लिख कर डायरी में उसको बंद करके मत रखो, उसको पब्लिश कराओ, लोगों के पास अपने शब्दों को लो। क्योंकि मुझे दुष्यंत कुमार जी याद आते हैं, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे मेरे बाद, ये तुम्हें मेरी याद दिलाने आएंगे। तो कविताओं के जरिए हम सबके दिल में रहना चाहते हैं। शब्दों के जरिए अगर एक ही काम करो, एक ही कृति आपकी यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, अगर उसमें दम है तो निश्चय ही वो आग जलाएगा, आग लगा कर जाएगी। जैसे थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, कल देखो कि कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। तो बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मेरी बहनों के सामने कविताओं को रखना चाहूंगी। बहुत ही सिंपल है, दो कविताएं हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन उसका अनुवाद करने की भी कोशिश करूंगी। संपर्क पादप, संपर्क पादप, ये संबंधों को एक पेड़ बनाकर आप सबके सामने मैंने रखा है। जैसे कि लिखा है, डाल पोती देले कुआं धरिबा जाए अपेक्षा करिबाकू हुए। डाल पोती देले कुआं धरिबा जाए अपेक्षा करिबाकू हुए। मझिरे मझिरे पानी धापे कोड़ा खुसा भी दरकार, आउ लोड़ा आत्मीय चाहाणी। भाबुच कि से बुझिबनी बोली भूल भाबुच। से जीवंत गभीर माटीर आर्द्रतारे अलस भांगुथुबा निरीहपणरे सामान्य उत्ताप दलकाए थिरी पवन हिल्लोळर छुआ पाई कुआं आसे डाଳରେ पत्रठୁ फूल जाए उदग्र साधना। थरे माटी भिड़ी देले तेणिकी भय नाही, थरे माटी भिड़ी देले तेणिकी भय नाही। माटी स्तर देई चेरमूल खूब आश्वस्त, खाली जाहा फूल फुटिबा बाकी थाए। संपर्क हेउ कि गछ हेउ, गजरुथुबा कुआंरु फूल जाए अकृत्रिम सदिच्छा संतक। आपणा पण भितरे बुंदाए आटोप, छिन्न करे जड़ीभूत बलिष्ठ पादप। भाव अनुवाद मैंने किया है, कितना कोशिश किया है देखिए। किसी डाली को जमीन में लगाने के बाद उसमें नए पत्ते आने तक प्रतीक्षा करनी होती है, बीच बीच में खाद देनी होती है, खुदाई भी, और उसे चाहिए स्नेहपूर्ण प्यार भरी नजरें। क्या तुम दुविधा में हो कि वो समझेगा कि नहीं? गलत सोच रहे हो। एक बार उसके जड़ को मिट्टी पकड़ने तो दो,
तो उसके बाद कोई भय नहीं। संबंध हो या पौधा, डाली में पत्तों से लेकर फूल आने तक अकृत्रिम सदिच्छा और अपनेपन से ही जीवित रहता है संबंध या पौधा। संबंध या पौधा अपनेपन से ही जीवित रहता है। और एक कविता, आज क्योंकि महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस है तो नारी के लिए मैं सोच रही हूँ कि नारी के हाथ में ही इंसान की जो पोष्टि है, नियति है। तो यहाँ पे शीर्षक है नारी हाथे मणिषर पोष्टि। मणिष समाज सते केते जे दुर्बल, देहज क्षुधार पैसाची पूजार, अंधार महत्व एठी आलुओ पाइकी, पुरुष अस्तित्व खाली नारीटे पाई ही। किए ताको धरे स्व गर्भरे, धो बाह्यर से नरम सेजरे, किए गढ़े ता देह मन और प्रकृति से नारी ही तो। माटी रे छिड़ा होई कौन माटी भूली हुए, खाली जहा पुरुषटे भूले, नारीटीर ओज भूली खेले तार उपरे क्षुब्ध अनଳରେ। अविवेक अथर्व मणिष, शिथिलता प्रतिटी स्पंदन, जानी नाही जुगे जुगे धर्षितार सापे हु हु जଳି पारे समग्र जीवन। नारी गोटे देह नुहे, स्वयं पराशक्ति, ता आशीष गढ़ी पारे मणिषर पुष्टि। इसका हिंदी रूपांतर कोशिश किया है। मानव समाज जो है यह कितना दुर्बल है। अमानवीय तृष्णा लिए अंधकार का जो महत्व है वो सिर्फ रोशनी के लिए ही। पुरुष की जो अस्तित्व है वो एक नारी के कारण ही। कौन थी जिसने उसे अपने कोख में धारण किया? किसने उसे लोरियां सुनाकर सुलाया है? वही नारी ही है ना। मिट्टी पर खड़े होकर क्या हम मिट्टी को भूल सकते हैं भला? केवल पुरुष ही भूलता है। नारी की शक्ति को भूलकर उसकी आंख से खेल बैठता है। अविवेक अपंग मानव जानता ही नहीं कि मनुष्य किसी नारी के श्राप से जल भी सकता है। नारी एक देह नहीं है, स्वयं पराशक्ति। उसके आशीर्वाद से ही संवरती है मानव की नियति, संवरती है मानव की नियति। और उड़ीसा के तरफ से, उड़ीसा के सारी महिलाओं की तरफ से जो यहाँ पे हैं मेरी बहनें और जो सुनेंगे उनको बहुत ज्यादा बधाई। और सबको अच्छा ज्ञान मिले, शिक्षा मिले और नीरवता पूर्वक हम अपना काम करें। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। अंजलिका भट्टाचार्य बांग्ला भाषा की कवयित्री और लेखिका हैं। वह पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती हैं। वह दर्शन शास्त्र में स्नातक तथा इतिहास विषय में स्नातकोत्तर हैं। इनकी कहानी तथा कविताएं बांग्ला की लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उनकी कहानियों में समाज के पिछड़े वर्ग की जनता की बात उठकर आई है। उनका पहला प्यार कविता है, लेकिन उन्होंने अधिकतर कहानियां ही लिखी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित नवलेखन कहानी संकलन में उनकी एक कहानी प्रकाशित है। उनकी एक कहानी ब्रेकिंग न्यूज का नाट्य मंचन भी हुआ है। उनके कहानी संकलन है इच्छे मृत्यु, रूप कला नय, ये गल्पेर शेष नेई आदि। इच्छे मृत्यु पुस्तक को आत्मज साहित्य सम्मान एवं डली मिथ्या स्मृति पुरस्कार मिला है। मैं तब 10 साल की थी। 10 साल की उम्र में ही मैं छोटी छोटी कविता लिखती थी और शायद वो कविता भी नहीं थी। मगर मेरे पापा के जो भाई थे, चाचा, मेरे चाचा आए थे और बोले वाह कितनी सुंदर कविता है, ये तो बड़ी होकर कवि बनेगी। तो इससे मुझे बहुत अच्छे लगा क्योंकि हर कोई कहते हैं कि ये टीचर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। छोटे से बच्चे ये सभी सुनते हैं, मगर फर्स्ट टाइम मैंने सुना ये कवि बनेगी। और इसके 1 साल बाद मेरे पापा गुजर गए। तो उस टाइम जो रिचुअल था, जो नियम था, तो ये मुझे बहुत बहुत दुख दिए कि एक तो पापा गुजर गए, इसके दुख थे।
फिर मम्मी थी, दीदी थी, दादा थे। मगर जो मुझे कष्ट मिला तो वो कविता के रूप में आने लगे। हम कविता लिखते लिखते तब ये मुझे एहसास नहीं हुआ कि कहाँ मैगजीन में देना चाहिए या पब्लिश कराने चाहिए, ये मुझे ख्याल नहीं आया। तो क्लास 11 में मैंने एक पेपर में कुछ ऐसे ऐड देखे कि यहाँ पर भेजने के लिए, कविता भेजने के लिए और मैगजीन के लिए कुछ ऐड थे। तो वहाँ पर मैं 2 कविता भेज दिए और कुछ महीने बाद तो मेरे बाय पोस्ट एक बुक आए घर में और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा कविता छपी हुई थी। तो इतना आनंद हुआ कि मैं बोल नहीं सकती। तो इसके बाद 11 के बाद मैं कॉलेज गई और कॉलेज के बाद ही मेरे शादी हो गई थी। शादी के बाद एक मेरा बेटा हुआ, तो ये सब में मैं व्यस्त हो गई। मगर मेरे लिखने और पढ़ने की जो इच्छा थी तो वो तो जारी रही। तो इसके बाद मैं मास्टर्स भी किए हिस्ट्री में। तो मेरे एक दिन एक डेली न्यूज़ है हमारे यहाँ पर प्रतिदिन, तो वहाँ पर मैंने एक ऐड देखा। तो ईमेल वगैरह थे, तो ऐड देखा कि वो कहानी पर ऐड था। तो मैंने जो कहानी लिखी थी तो वो भेज दिए। तो इसके बाद 3 महीने बाद वहाँ से एक फ़ोन आया कि हाँ, आपका जो कहानी है वो सिलेक्ट हो गया, इन तारीख में वो निकलेगा। वो मेरा फर्स्ट टाइम जो कहानी थी वो फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी कहानी। इसके बाद मेरे जो पेपर में हम दिए थे तो आहिस्ता-आहिस्ता सब निकलने लगा। तो मैं कवि नहीं, एक कहानीकार की रूप में उभर आई। और इसके बाद जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, एनबीटी, तो उसके एक पश्चिम बंगाल से एक संकलन हुई, कहानी के ऊपर संकलन हुई। वहाँ पर जो युवा साहित्यिक है, तो उन साहित्यिक में मेरा भी एक कहानी सिलेक्ट हुई। उसके एडिटर थे अमर मित्र जी। तो इन दिनों उनसे मुलाकात हुई, परिचय हुई। उन्होंने भी बहुत उत्साहित की। और मैंने जब भी कलकत्ता जाती हूँ, यहाँ से 3 घंटे का सफर है, तो जाती हूँ वहाँ पर प्रफुल्ल राय, साहित्यिक प्रफुल्ल राय, तो उनसे मैं भेंट करती हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित की कि नहीं, तुम लिखो। और लिखते-लिखते आज मैं कहानीकार के रूप में ही परिचित ज़्यादा हूँ, कभी नहीं। तो मगर मेरी पहली जो प्यार है तो कविता ही है, इसलिए कविता तो उभर आती है। कविता की सच में कविता की कोई टाइम नहीं है। कविता जब भी मन में कोई शब्द होता है, लिखना पड़ता है। मगर जो कहानी है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। कहानी है, नॉवेल है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो मेरे पास जो समय है, मेरा बेटा और हस्बैंड जो है, जब मेरा हस्बैंड कॉलेज में है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो और मेरा हस्बैंड एंड मेरा बेटा जब स्कूल और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, तो वही मेरा टाइम होता है। तो मैं सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक ये मेरा रूटीन है। पुरुष की पीछे सक्सेस के पीछे जब नारी होती है, नारी के पीछे भी एक शायद एक पुरुष भी होता है। अगर मेरे पति ने मुझे साथ नहीं दिया होता तो मैं इन कहानी का जो सफर है, ये मेरे मुमकिन नहीं होता है। ये एक माँ के ऊपर कविता है। माँ मतलब आज के ज़माने के नहीं, जैसे में हमारी दादी, नानी थी, उन ज़माने में समाज की जैसे अवस्था थी, उसके ऊपर एक कविता। আপোষ। আমার নিরক্ষর সেকেলে মা বিটি রোড পার হতে পারে না। গড়িয়াহাটে হারিয়েছে কতবার।
ভুল ট্রেনে উঠে মুখ থুবড়ে পড়েছে বনগায়, হাত পুড়িয়ে আমাদের ভালো মন্দ খাইয়েছে, সময়ের আগে বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু কখনো আমাদের জন্য ফুরিয়ে যায়নি। আমার মা অভিযোগ করতে শেখেনি কখনো। আমার মা অভিযোগ করতে শেখেনি কখনো। হয়তো মনে মনে অভিমান করেছে, কিন্তু তার হদিশ পাইনি কখনো। হদিশ কি করে পাবো? চোখের জল রান্নাঘরের তাপে এক অদ্ভুত মেঘের জন্ম দিয়েছিল, তার नाम आपोष। इसका अगर हिंदी में बोले तो आपोष मतलब जो एडजस्टमेंट होता है। तो हमारी आगे की मतलब नानी दादी जो होती है उसका जो प्रॉब्लम होते थे कि वो कभी दूसरे लोगों को नहीं बोलते थे। वो सारा लाइफ एक ही घर में एक ही तरह एकदम संसार के लिए खुद निश्चेषित हो जाते थे। और इसके पता कैसे है वो, कैसे तबीयत है, कोई पूछता भी नहीं। और इस तरह वो पूरी लाइफ पूरी जीवन एक संसार के लिए एकदम अतिबाहित हो जाता था। और इसके बाद मैं कहानीकार हूँ, इसलिए एक बहुत ही छोटा कहानी पढ़ना चाहती हूँ। नारी दिवस के लिए, अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस के लिए मैं नारी की ऊपर आधारित एक छोटी सी कहानी पढ़ूंगी। ঝড় উঠেছে। বাপের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে শ্বশুর বাড়ি আসা যতটা সহজ ছিল, সেই চৌকাঠে ফেরা ততটা সহজ হয়নি তনিমার। বিধবা মেয়ে ঘরে ফিরলে তবু কিছুটা সহানুভূতি জোটে। ডিভোর্সি হলে সম্মান তো জোটেই না, উপরি পাওনা হয় বিস্তর প্রশ্ন, स्वाधीनताएं हस्तक्षेप। यहाँ पर नारी जीवन की समस्या को लेकर कहानी है कि एक नारी जब विधवा होती है तो समाज में इतनी प्रश्न नहीं उठती, मगर जब वो डिवोर्सी होता है तो नारी की प्रश्न उठती है कि वो क्यों डिवोर्स हुई। शायद उसका ही कोई कुछ दोष है। जो हस्बैंड है तो उसका शायद इतनी दोष नहीं है। और एडजस्टमेंट के बाद बात आती है तो नारी को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सूचना भी है मेरे लेखनी में। हर वक्त मैं चाहती हूँ कि एक संदेश रहे और वो पॉजिटिव संदेश ही रहे, ये मैं चाहती हूँ। कि यहाँ पर भी एक संदेश है कि आज की नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने से उसकी जो ओपिनियन है, जो उसकी गुरुत्व है, तो उस समाज में वो ज्यादा हो जाती है। तो मैं मेरी हर लेखनी में वही संदेश, पॉजिटिव संदेश देना चाहती हूँ कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। हर समय के अंतर अगर रात्रि है तो सुबह भी होगी। अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस में नारी दिवस है, इसलिए मैं हर नारी को एक सूचना देना चाहती हूँ और ये मेरा संदेश भी है। पहले तो बहुत बहुत नारी दिवस के लिए सभी नारी को अभिनंदन। और एक छोटा सा एक संदेश है कि कभी रुकना नहीं, शुरुआत तो करो किसी भी उम्र में। एक बार ठान लो कि तुम्हें ये करना है तो भगवान क्या, जगत संसार भी जुट जाएगा तुम्हारे इरादे को सच करने के लिए। प्रार्थना झा का जन्म गुजरात में एक साहित्यकार सुसंस्कृत परिवार में हुआ, अतः उन्हें लिखने की प्रेरणा विरासत में मिली। वह कवयित्री, कहानीकार एवं वक्ता हैं। वह पिछले 10 वर्ष से न्यू जर्सी अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने गुजरात और सिंगापुर में पढ़ाई की है। प्रार्थना ने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब वह स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। आजकल वह ऑनलाइन पोर्टल पर लेखन करती हैं तथा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों में विचार विमर्श करती हैं। उनकी रचनाएं अनेक पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने सरस्वती चंद्र गुजराती टीवी सीरियल में गुण सुंदरी की भूमिका अदा की थी। वह गुजराती लिटरेरी अकादमी नॉर्थ अमेरिका में कमेटी मेंबर हैं। उनकी रचनाओं में गुजरात की मिट्टी की महक और गुजराती संस्कृति के रंग हैं।
मैंने शुरुआत की थी, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी। मेरे घर में कविता का माहौल पहले से ही था क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, गुजरात के बहुत जाने-माने वक्ता भी है। बहुत अच्छा उनके लेक्चर्स सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं। तो मेरे घर पे इतने सारे पुस्तक और ये सब माहौल तो था ही। मेरे दादाजी संस्कृत के पंडित, मेरे पापा भी संस्कृत में भी बोलते हैं और संस्कृत में कविता भी लिखते हैं। तो ये जो माहौल मुझे मिला उससे मेरा मेरा जो ये हॉबी था वो मेरा पैशन बन गया। मैंने जब पहली कविता लिखी और मैंने जब मेरी माँ को बताया कि मुझे आप मनाने के लिए नहीं आई, तो इसीलिए मैंने वो टाइटल था कि मम्मी आवी नहीं। दैट वाज़ द टाइटल कि मुझे मुझे बताना था कि मैं आपसे रूठ गई हूँ, पर आप मुझे मनाने के लिए नहीं आई, तो वो मेरी पहली कविता थी। पर वो शुरुआत थी, इतना अच्छे से लिखा नहीं जा रहा था, पर जब मैंने दिखाया मम्मी को, तब उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो। आप आपके पापा की तरह लिख सकते हो, आप सीखो। पर मैंने सीखा नहीं। मैंने पढ़ना बहुत मेरा मुझे पढ़ने का शौक भी बहुत था। तो मैं कुछ न कुछ लिखती थी, गलतियाँ करती थी, पर मैंने सीखा नहीं था, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था क्योंकि मेरा पढ़ना चल रहा था। मैंने पढ़ने में मैं बोल सकती हूँ कि मैं 2 बार यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ। मैंने 3 मास्टर्स डिग्री हासिल की है और वो तीनों अलग-अलग फ़ील्ड में है। मैंने आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है और 2 बार मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रही हूँ। वो सब तो ठीक है। जब मैं सिंगापुर में पढ़ती थी मैंने एमबीए सिंगापुर में किया और मैं वहाँ पे मैंने सबसे पहले इंग्लिश में लिखना शुरू किया। थोड़े आर्टिकल्स लिखती थी कॉलेज के मैगज़ीन्स में। फिर थोड़ा दिव्य भास्कर में इंडिया जाने के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा और लिखना शुरू हुआ। फिर मैंने एक्टिंग भी की है टीवी पे। शादी के बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे रह रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट किया कि ये भाषा इतनी इतनी उच्चतम अ, जो रजूआत होती है, इतना अच्छे से लिख रहे हो तो उसे छोड़ो मत, उसे बरकरार रखो। आप भूल जाओगे तो वो चली जाएगी, पर मुझे लग रहा है कि ये मेरी भाषा ही है, जो मेरी प्रादेशिक भाषा है गुजराती, वो ही है जो मुझे अभी सँभाल के मुझे यहाँ पे बैठी है। तो मैं उसी से जी रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये मेरा प्राण वायु है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुजराती में कुछ लिखती हूँ, कहीं पे प्रस्तुत करती हूँ, तो मुझे फिर से ऐसा लगता है कि मेरी भूमि गुजरात में चली गई। मैं फिर से जुड़ गई, मैं वहीं पे हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकती। तो वो सब बहुत सारे फॉर्म्स मैंने लिखे हैं अ, और मैं आज आपके सामने 2 कविताएँ रजू करने जा रही हूँ। तो एक जो जो पहली है, वो डायस्पोरा लिटरेचर जिसे बोलते हैं, जो अ, भारत में नहीं है, मीनिंग कोई भी देश से दूर हो और प्रादेशिक भाषा में अपने विचार जो व्यक्त करते हैं, तो जो याद है उसकी बात करती हूँ कि जब मैं भारत से यहाँ पे वापस आती हूँ, तो मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब मैं भारत से वापस आती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो रूटीन में आ गई। फिर से वो ही वो ही तकलीफ़ें, वो ही दिनचर्या, पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमो, भागो, यही है और कुछ नहीं है। जो जो हमारे नज़दीक वाले लोग थे, जो जो जितने जितने निकटतम जो रिलेशंस थे, वो सब पीछे छूटे हैं, जो मेरे देश में है। तो ये सब मुझे बहुत याद आते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये लिखा है, जो मुझे मेरे देश से जोड़ता है, जो मुझे मुझसे जोड़ता है।
तो इसके लिए मैंने ये कविता लिखी थी कि यहाँ पे कैसा माहौल है और जब मैं वहां पे ये छोड़ के आई हूँ तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो मेरा जो पहला अंतरा है तो उसमें मैंने लिखा है कि क्या मैं महसूस कर रही हूँ, और दूसरे दूसरे अंतरे में मैंने बोला है कि यहाँ पे कैसा है और मैं क्या लेके आई हूँ मेरे देश से। तो वो पहली कविता मैं रजू कर रही हूँ, गुजराती में है કે રોજ સળગતા સૂરજ જેવી વાતો સાથે પાછી આવી, પરદેશી છું પરદેશી વ્યવહારો સાથે પાછી આવી ને અંતરો છે કે મૂળ મુહબ્બત પાયાની છે, મૂળ મુહબ્બત પાયાની છે અને મારો પડછાયો તો મારા દેશમાં પડે છે, તો મૂળ મુહબ્બત પાયાની છે, પડછાયાની માયાની છે, વાત જન્મ મરણની નહોતી, હું ક્યાં જન્મી હતી અને મારું બર્થ સર્ટિફિકેટ કે મારો પાસપોર્ટ કયા દેશનો છે એ મારે માટે ક્યારે મહત્વનું જ નહોતું. વાત જન્મ મરણની નહોતી, જ્યાં ઇતિહાસો સર્જાયા હતા ત્યાં મારો જન્મ થયો હતો. એટલે મારું એવું કહેવું હતું કે વાત જન્મ મરણની નહોતી, ઇતિહાસો સર્જાયાની છે. એવા કોઈ ચરણની વચ્ચે, ધરતીને ભરતીની વચ્ચે, પોતિકા સરનામા સાથે સાવ અજાણ્યા રસ્તા ઉપર પાછી આવી, પરદેશી છું परदेशी व्यवहारों साथे पाछी आई. अभी जो मैं दूसरी रचना मेरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वो बहुत गर्मी जब होती है, बहुत समर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कैसा माहौल होता है. हमारे गुजरात में तो बहुत गर्मी होती है और उस टाइम पे ये कविता लिखी जब मैं गुजरात में नहीं थी, मैं यहाँ पे थी. हमारे घर में एसी तो था पर बाहर भी बहुत अच्छा होता था. तो वो माहौल का वर्णन किया है जिसमें कुछ भी रोमांटिसिज्म नहीं होता है, जहाँ पे कुछ भी लिखने के सब उज्जड़ हो जाता है, कुछ भी दिखने में अच्छा नहीं लगता है, कोई बाहर भी नहीं निकल सकता है. उस टाइम पे जो माहौल बनता है उसमें मैंने लिखा कि वरसादे वाछंटो मारी, जब पहली बारिश हुई तो कैसा हुआ. बहुत गर्मी थी और पहली बारिश हुई तो वरसादे वाछंटो मारीने ओळघोळ उड्यो तो एवो पवन, आंखों मिचकारीने सूरजने कीधुं तुं वादळनो આજે છટાનું. ઉડી આકાશમાં ચકલીએ જાણે કે આખા ઉનાળાને માર્યો, સૂના આકાશને એવું લાગ્યું કે એક ચકલીએ જન્મારો તાર્યો. ને ધરતીની કૂખમાં કળીઓ હસી ને પછી તરણાને ફૂટ્યાતા વન, આંખું મિચકારીને સૂરજને કીધું તું આજ વાદળનો આજે છટાનું. કાળઝાળ તડકો કઈ પારકો નતો ને એને ભૂંડો કહેવાનો કઈ ઈરાદો પણ નતો. કેરીને આંબાને લીમડાની છાયામાં જીવને જીવાડવાનો વાંધો નતો. આ તો ઈશ્વરની ધરતીને એનો વરસાદ, આ તો ઈશ્વરની ધરતીને એનો વરસાદ, એનો મૂળ ને એનું વર્તન. આંખો મિચકારીને સૂરજને કીધું તું વાદળનો આજે છટાનું. એટલે અહીંયા સુધી તો આ માહોલ બને છે ને પછી ધન હું જઉં છું એક ફિલોસોફી ઉપર કે અમે વરસાદે નાચ્યા. આ વરસાદ આવ્યો અને અમે વરસાદમાં નાચ્યા. હમ બારિશ में भीग रहे थे, पहली बारिश आई है. અમે વરસાદે નાચ્યા તો એટલો જ પ્રેમ કરી સૂરજના લીધા ઓવારણા. અમે વરસાદે નાચ્યા તો એટલો જ પ્રેમ કરી સૂરજના લીધા ઓવારણા. ચકલીએ ગૂંથેલા સૂકા ભડઘાસ ઘાસમાં લીલું કઈ ઉગવાની ધારણા. ખરવું ને ઉગવું તો આપણો મિજાજ, બાકી રહેવું સદા સનાતન. વરસાદે વાછંટો મારીને ઓળઘોળ ઉડ્યો તો એવો પવન, આંખો મિચકારીને सूरजने कीधुं तुं वादळनो આજે છટાનું. बहुत अच्छा लगा सबके साथ ये मंच में जुड़ने के लिए. आपको बहुत धन्यवाद. मैं धन्यवाद करती हूँ सबको. विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री या इतनी सारी इकट्ठा हुई है, सबको मैं अभिनंदन करती हूँ इतने अच्छे मंच पे सबके साथ जुड़ने के लिए. और सभी एक साथ आगे बढ़े, सबका विकास हो, सबके जीवन में प्रगति हो, ऐसी उम्मीद और आशा रखते हुए मैं यहाँ मेरी बात का विराम रखती हूँ. जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम, लॉन्ग लिव अमेरिका.